गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम क्लास 9th के लिए मैथ पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हम क्षेत्रमिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे थे। देखते हैं लास्ट क्लास के अंदर हमने कितनी चीजें पढ़ ली थी। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था यहाँ तक कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, यानी कि सर्वांग आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में। और हम जानते हैं कि जो सर्वांग आकृतियों का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो बराबर होता है। कि अगर हमारे पास में दो आकृतियां हैं वो सर्वांग है तो उनका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है। और हमने एक चीज और पढ़ी थी लास्ट क्लास के अंदर, हमने पढ़ा था जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। क्या पढ़ा था हमने, हमने पढ़ा था जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। ये दो चीजें हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ी थी, जटिल आकृतियों का क्षेत्रफल। अब ये जटिल आकृति कौन सी होती है, आप जानते हो कि जटिल आकृति वो वाली आकृति होती है जिनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में कोई भी डायरेक्ट सूत्र नहीं होता। यानी कि जो जटिल आकृतियां होती है वो दो या दो से अधिक सरल आकृतियों से मिलकर बनी होती है। अब ये सरल आकृति क्या होती है, यानी कि सरल आकृतियां वो होती है जिनके पास में क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास में क्या है, उनका डायरेक्ट सूत्र है। ठीक है। तो ये दो टॉपिक हमने लास्ट क्लास के अंदर किए थे, जिनमें से अभी हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ा सा रिकॉल टेस्ट करेंगे कि हम करेंगे सर्वांग आकृतियों के क्षेत्रफल के ऊपर। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल आया है, आप सभी बच्चे इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। हल करने के बाद में आप सभी इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। तो दिया गया है कि आपके पास में देखो, जो बच्चे ने अभी कृष्ण के नाम से क्लास ज्वाइन की है, हमने तुमको अभी तो एंट्री दे दी है, लेकिन पर अगर आपकी क्लास, आपकी तरफ से क्लास के अंदर कुछ भी डिस्टरबेंस होगा, कृष्ण के नाम से जिस बच्चे ने भी क्लास ज्वाइन की है, तो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे और फिर एंट्री नहीं देंगे। ठीक है। तो आप सभी बच्चे इस प्रश्न को दिखाए गए प्रश्न को हल कीजिए, और हल करने के बाद में सभी बच्चे पोल सेक्शन के अंदर आंसर करेंगे। देखिए प्रश्न आपके सामने लिखा गया है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है। दो त्रिभुज हैं एबीसी और पी क्यू आर, और वो क्या है, सर्वांग सम है। और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज पी क्यू आर की ऊंचाई कितनी होगी। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर अपना आंसर वोट करें। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक सवाल दिखाया गया है, जिसके अंदर लिखा गया है कि यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, यानी कि जो त्रिभुज दो आपको दिखाए गए हैं वो दोनों ही त्रिभुज सर्वांग सम है, जिनमें से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और आपको दिया गया है जो त्रिभुज पी क्यू आर है, बताइए उसकी ऊंचाई कितनी होगी। तो सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करने की कोशिश करें, और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप इस प्रश्न को जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। अब आप सभी लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि आप सभी लोग इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2। मुझे ये पैती रूप पे चाल जी मैं तो ये चलो हम आपको थोड़ा क्लास से धर्म बाहर हो निकाल दे सकती रहे है। हैं, और आपको क्लास के चलिए अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना आंसर भेजिए। दीपांशु का आ गया, तरुण का आ गया, नेहा, ठीक है, जितेश, ईशु, विशाल। ठीक है, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब हम इसको जल्दी से समझा देते हैं एक बार, क्योंकि कुछ बच्चों का आंसर गड़बड़ा रहा है। देखिए आपको दिया क्या गया इसके अंदर, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा।
हम आपको एक और इसी के जैसा प्रश्न करा देंगे जल्दी से। देखिए, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है, भाई ये दोनों त्रिभुज एबीसी हमें दिखाई दे रहा है और त्रिभुज हमें पीक्यूआर दिखाई दे रहा है, ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। कहा गया कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है एबीसी का वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, आप जानते हो कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उन दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। यानी कि आप कह दोगे कि जो त्रिभुज पी क्यू आर है इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि पी क्यू आर का क्षेत्रफल तो हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका आधार हो गया 10 सेंटीमीटर, और आपसे इसकी ऊंचाई के बारे में पूछा गया है कि बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी। आप जानते हो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है। अगर आप यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दोगे कि त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना हो गया हमारे पास में, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार क्यू आर गुणा ऊंचाई पी एस। सभी के मान भर देते हैं जिसका मान हमें पता है। आप कहोगे सर 1/2 तो 1/2 ही रहेगा, गुणा क्यू आर का मान कितना हो गया 10, और पी एस हमें निकालना है। तो जो चीज निकालनी है हमारे पास में पी एस इधर ही रहेगी, ये पी एस इधर ही रहा, और ये कितना हो गया 40 गुणा, इधर 10 लिखा हुआ है तो इधर आके 1/10 हो गया, और इधर 1/2 लिखा हुआ है तो इधर आकर 2/1 हो गया। जब आप इसको हल करोगे 10 से 40 कट गया 4 टाइम में, और 4 गुणा 2 कितना हो गया, आप कहोगे सर पी एस का मान हो गया 8 सेंटीमीटर। यानी कि विकल्प ए इसका सही आंसर है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप हमें जल्दी से बताइए, अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, और अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो एन टाइप कर सकता है जल्दी से। ठीक है, सभी को समझ में आ गया। जिन बच्चों का थोड़ा सा आंसर गलत हुआ था, जिन्होंने बी ऑप्शन भेज दिया, तो उन बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, एक बच्चा है विशाल के नाम से, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है, देखिए आप इस पर्सन को, इसके अंदर कुछ भी नहीं है बच्चे। देखो इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया था, आपने कह दिया कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, तो इसका क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और आप जानते हो कि जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको पता है, त्रिभुज का आधार भी आपको पता है, ऊंचाई पूछी जा रही है, तो आप जानते हो कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगा दो कि क्षेत्रफल तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, और सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सिर्फ आपने आधार का मान 10 भरा और ऊंचाई आपको निकालनी थी, तो आपने कहा सर पी एस तो इधर ही रहेगा, ये 40 इधर 10 था तो इधर आके 1/10 हो गया, गुणा इधर 1/2 था तो इधर आके 2/1 हो गया। जब आप इसको हल करोगे तो कितना आ गया, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए अब आप इसको समझ गए होंगे। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जिन बच्चों को समझ में आ गया ठीक है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है उनके लिए एक और ऑप्शन है कि आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को जल्दी से ट्राई करो। ये होमवर्क दिया गया था लास्ट क्लास के अंदर, सभी बच्चे इसको जल्दी से ट्राई करेंगे। ये आप लोगों को होमवर्क दिया गया था लास्ट क्लास के अंदर, बिल्कुल इसके जैसा ही है, पर्सन नंबर 29। ठीक है, सभी बच्चे इसको हल करेंगे। विशाल आप भी इसको हल करोगे, हमने आपका चैट सेक्शन कर दिया है बंद। सभी बच्चे इसको हल करेंगे, और हल करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 29 को जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर फिर से वोट करेंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 29 यानी कि बिल्कुल सेम सवाल है जैसा अभी किया था, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने रखा गया है। यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर सर्वांग सम है, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो आपसे त्रिभुज पीक्यूआर का आधार पूछा गया है। पहले आधार देके ऊंचाई पूछी गई थी, इस बार ऊंचाई दे दी गई, आपको आधार पूछा गया है। और आप लोगों के पास में सिर्फ 30 सेकंड है कि आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे, और हल करने के बाद में जल्दी से इसको पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। सभी बच्चे अपना माइक बंद रखेंगे। अब आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड है कि आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। चलिए, अब आप लोगों के पास में आखिरी 15 सेकंड है, जल्दी से कर दीजिए सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन के अंदर वोट। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है।
अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है बंद, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है दीपांशु, बाकी बच्चे भेजिए अपने आंसर। लोकेश, ठीक है, जितेश, अशोक, हिमांशु, लोकेश, ठीक है, सभी का आंसर आ गया है। खुशबू, चलिए अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब से बच्चे सामने देख लीजिए। आपको क्या चीज दी गई थी? आपको दिया गया कि जो त्रिभुज एबीसी है और जो त्रिभुज पीक्यूआर है वो दोनों सर्वांग सम है। यानी कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर क्या है? आपस में सर्वांग सम है दोनों त्रिभुज। ये भी दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। और आपको दिया गया है कि जो एबीसी का क्षेत्रफल है वो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आपने कहा सर इसका क्षेत्रफल तो 28 सेंटीमीटर स्क्वायर है, और हम जानते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो दोनों के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। इसका भी क्षेत्रफल कितना हो गया? 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस त्रिभुज का आधार कितना होगा। आपने कहा आपको क्या क्या पता है? आपने कहा त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वो हमें कितना दे दिया गया है? वो दे दिया गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। और हम जानते हैं कि क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार क्यू आर गुणा ऊंचाई पी एस। ये कितना हो गया? 28। जो मान हमें पता है उनके मान भर देते हैं। जैसे कि हमें किसका मान पता है? हमें ऊंचाई का मान पता है, तो ये 1/2 रहेगा गुणा आधार क्यू आर ही रहेगा, और पी एस का मान 7 है। जब आप इसको हल करोगे तो क्यू आर इधर ही रहेगा। ये कितना हो गया? 28 गुणा इधर 7 है तो इधर आके 1/7 हो गया, गुणा इधर 1/2 है तो इधर आके 2/1 हो गया। तो 7 से कट गया 28 चार टाइम में, और 4 गुणा 2 कितना हो गया? 8। आप कहोगे सर क्यू आर का मान भी कितना हो गया हमारे पास में? 8 सेंटीमीटर। यानी कि इसका भी क्या है? ऑप्शन ए सही है, 8 सेंटीमीटर। अगर आप लोगों को समझ में आ गया जल्दी से एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। जल्दी से सभी बच्चे एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दो अगर सभी को समझ में आ गया है। इसका आंसर 8 सेंटीमीटर है। जैसे हमने पहला सवाल सीखा था वैसे ही ये भी हमारा हो गया है। चलिए, अब आप लोगों को सामने दिखाई दे रहा होगा कि अब हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों के बारे में। सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग लगाएंगे कि अब हम पढ़ेंगे ठोस आकृतियों के बारे में। यानी कि अब हम पढ़ेंगे 3D शेप्स यानी कि त्रिविमीय आकृतियों के बारे में। चलिए, देखिए क्या होती है हमारे पास में त्रिविमीय आकृतियां। यानी कि त्रिविमीय आकृतियां होती है हमारे पास में वे सभी आकृतियां वे सभी आकृतियां जिनके अंदर 3 विमाएं होती हैं। 3 विमाएं कौन सी? एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई होती है। वो त्रिविमीय आकृतियां कहलाती है। जैसे बच्चे सभी अपना माइक बंद रखेंगे, कोई भी बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। देखिए, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक बक्सा दिखाई दे रहा है, और इस बक्से के अंदर आपको क्या चीज दिखाई दे रही है कि आप देख पा रहे हो कि इस बक्से की एक लंबाई है, एक चौड़ाई है, और एक इस बक्से की ऊंचाई है। यानी कि आपको इस बक्से के अंदर तीनों चीज दिखाई दे रही है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यानी कि इसके अंदर 3 विमाएं हैं। तो आप कह दोगे कि ये क्या है? ये एक त्रिविमीय यानी कि 3D शेप है। ठीक है, ये क्या है? हमारे पास में एक त्रिविमीय 3D शेप है क्योंकि इसके अंदर 3 विमाएं हैं। अब देखो हमारे पास में जो 3D शेप होती है उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शेप है हमारे पास में, कुछ इंपॉर्टेंट शेप है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपके सिलेबस में आपको सारी शेप पढ़नी ही पड़ेंगी, इसलिए ये आपकी इंपॉर्टेंट शेप भी है। जैसे कि पहली शेप हमें दिखाई दे रही है घनाभ की। घनाभ क्या होता है? यानी कि एक ऐसा कमरा जिसके अंदर एक लंबाई हो, एक चौड़ाई हो, एक लंबाई, एक चौड़ाई और एक ऊंचाई। तो आप कह दो कि इसके अंदर 3 विमाएं हैं, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है और एक हाइट है। ये एक 3D शेप हो गई। इसी तरीके से एक नाम होता है हमारे पास में घन। क्या नाम होता है? घन। यानी कि इसके अंदर भी लेंथ है, लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई है। यानी कि आप कह दोगे इसके अंदर भी 3 विमाएं हैं, लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है। यानी कि ये भी एक 3D शेप है। अब बात आती है इन दोनों आकृतियों की। आप जल्दी से हमें बताइए कि ये दोनों आकृति कैसी है? ये 3D शेप है या 2D शेप है? जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताइए कि ये दोनों आकृति कैसी आकृति है, 3D शेप है या फिर ये दोनों 2D शेप है। जल्दी से कमेंट सेक्शन के अंदर बताएंगे आप सभी लोग कि ये 3D शेप है या 2D शेप है। ठीक है, अब इसके अंदर भी कुछ बच्चों की गड़बड़ हो गई है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 2D शेप है और कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि 3D शेप है। देखिए, अब इतना तो हमें समझ में आ गया कि 3 विमाएं होती हैं
तो वो 3D शेप होती है। लेकिन पर इसमें आप कहोगे सर इसमें तीन विमाएं तो दिख ही नहीं रही, ना तो हमें इसकी लंबाई दिख रही है, ना चौड़ाई दिख रही है, ना ऊंचाई दिख रही है। और सेम यहाँ पर ना लंबाई दिख रही है, ना चौड़ाई दिख रही है, ना ऊंचाई दिख रही है। लेकिन पर आप एक चीज हमें बताइए, अगर हम आपसे ये पूछे, चलो इनकी तो बात छोड़ो, आप हमें ये और बताओ, ये जो हमने बनाया है इसको हम बोलते हैं अगर व्रत, यानी कि हमारे पास में सर्कल है, जल्दी से बताओ ये 2D है या 3D है? पहले तो आप हमें इसका बता दो। और फिर हमने यहाँ पे एक एक और आकृति बनाई है, ये आपकी फुटबॉल की है, ये आपकी फुटबॉल की आकृति है। आप हमें ये भी बताओ कि ये जो फुटबॉल की आकृति है ये कैसी आकृति होगी? ठीक है, यानी कि आपने सर्कल का तो बता दिया सर ये 2D आकृति है, ठीक है। और हमें इसका बताओ जरा। अब सभी बच्चे इसके लिए कमेंट करेंगे फुटबॉल के लिए कि फुटबॉल कैसी आकृति है हमारी। ठीक है, अब कुछ बच्चे इसको 3D बोल रहे हैं, कुछ बच्चे अभी भी इसको 2D बोल रहे हैं। तो अब आप सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, अब सारी चीजें कंफ्यूजन दूर कर देंगे। देखिए, अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब आप थोड़ी चीजों को समझिए, सभी बच्चे सामने देखेंगे। जिनको पता है ठीक है, जिनको नहीं पता, जो बच्चे गड़बड़ कर रहे हैं वो उनको अच्छे से सीखिए। देखिए, हमें इतना तो पता लग गया कि वो आकृतियां जिनके अंदर तीन विमाएं होती हैं, वो आकृतियां जिनके अंदर तीन विमाएं होती हैं उनको हम 3D शेप बोलते हैं, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जिनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन पर हम उनको ऐसे समझ सकते हैं कि उनके पास में आयतन होता है। यानी कि जितनी भी 3D शेप होती है उनके पास में क्या होता है? आयतन होता है। आयतन का मतलब क्या होता है? उनके पास में वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब है कि आप उनके अंदर कुछ चीजें भर सकते हो, आप उनके अंदर कुछ चीजें भर सकते हो। जैसे कि ये आपको एक बेलन दिखाई दे रहा है जिसको आप सिलेंडर बोल रहे हो। ये आकृति कैसे दिखाई दे रही है आपको? बेलन सिलेंडर। यानी कि आप अगर अपनी किचन के अंदर, रसोई के अंदर देखोगे तो जो आपको कप दिखाई देता है या फिर जो आपको गिलास दिखाई देता है वो कुछ इसी आकृति का होता है। जैसा कि आपका जो पाइप होता है जिसके अंदर पानी बहता है वो सब बेलनाकार होते हैं। यानी कि ये कैसी होती है आकृति? इनके अंदर आप पानी भर सकते हो ना, तो इनके पास में आयतन है। और जिनके पास में आयतन होता है वो सब 3D शेप होती है। इसी तरीके से इसके पास में भी आयतन है, ये भी एक 3D शेप है क्योंकि इसके अंदर भी आप भर सकते हो पानी हवा चीजें। तो ये भी हमारे पास में 3D शेप है। सेम इसी तरीके से जो हम यहाँ देख पा रहे हैं फुटबॉल, ये भी हमारे पास में एक 3D शेप है फुटबॉल। सर की क्यों? आवाज ना आ रही। एक बार फिर से बोलो, किस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है? दीपांशु लिखना जरा इनका नाम, ये कृष्ण के नाम से ये क्लास ज्वाइन किया है इन्होंने, जो बच्चा बोल रहा है आरती के नाम से। ठीक है, हम एक बार फिर बता देते हैं क्योंकि कृष्ण नाम के जितने भी बच्चे होते हैं वो सब ऐसे ही बोलते रहते हैं। ठीक है आरती, आप सुनिए एक बार फिर से, सुनिए। देखिए, ये जो आपको यहाँ पर आकृति दिखाई दे रही है फुटबॉल की आकृति है। ये किसकी आकृति है? फुटबॉल की। अब जो फुटबॉल हमारे पास में होता है वो 3D शेप होता है। कैसा शेप होता है? 3D। क्यों? क्योंकि आप इसके अंदर हवा भी भर सकते हो और आप इसके अंदर पानी भी भर सकते हो। तो जिनके पास में आयतन होता है वो 3D शेप होती है। लेकिन फिर जो हमारे पास में व्रत होता है, जैसे कि जो हमारे हाथ में कड़ा होता है, चूड़ियां होती है, ठीक है। तो देखो आप एक दूसरे का नाम लिखना बंद कर दीजिए भी और सभी बच्चे सामने देखेंगे। वरना तो हमारे पास में दो ऑप्शन है, हम चैट सेक्शन बिल्कुल बंद कर देंगे, आप कुछ लिख नहीं पाओगे। हम आपका माइक बंद कर देंगे, कोई बच्चा कुछ बोल नहीं पाएगा। और हम कैमरा बंद कर देंगे, कोई बच्चा अपना कैमरा नहीं खोल पाएगा। सारे ऑप्शन है। लेकिन पर हम परेशान, मतलब हम नहीं चाहते कि बच्चों को बंदिश लगाई जाए किसी भी चीज के ऊपर। तो आप सभी बच्चे सामने अब ध्यान से बैठकर पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए, जो हमारे पास में व्रत होता है ये 2D शेप होता है क्योंकि आप ना इसके अंदर कुछ भर सकते हो ना इसका आयतन होता है। जैसे बाल्टी है, आप इसके अंदर पानी भर सकते हो। चलिए हम पहले माइक ही बंद कर देते हैं सभी के। और देखिए, अगर अभी किसी बच्चे की क्लास कट जाए, अ, हम एक बार सभी को जनरल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, अगर किसी बच्चे की क्लास कट जाए तो प्लीज आप रिज्वाइन कर लेना जिसको पढ़ना है। अगर क्लास कट जाए तो रिज्वाइन कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि दो बच्चों की क्लास कट जाए, क्योंकि अगर आप इस तरीके से करोगे तो आप पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए हम सभी के कैमरा और माइक बंद कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं आगे। देखिए, तो आप कहोगे ये जो बाल्टी है इसके अंदर पानी भरा जा सकता है, यानी कि एक 3D शेप है।
इसी तरीके से जो हमारी किताबें होती हैं, कॉपियां होती हैं, वो सब 3D शेप के ही एग्जाम्पल होते हैं। चलिए, अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो आप जल्दी से सिर्फ चैट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया कि 3D शेप क्या होती है। या तो उनके पास में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, या फिर उनके पास में क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों के सामने एक प्रश्न आ गया है। इस प्रश्न को आप सभी जल्दी से हल कीजिए, प्रश्न नंबर 30। और हमने कर दिया आपका चैट सेक्शन बंद। सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आपसे पूछा गया है कि बताइए निम्न में से कौन सी एक त्रिविमीय आकृति है, यानी कि इन चारों में से कौन एक 3D शेप है। आपसे पूछा गया है, तो आप सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में 20 ही सेकंड है, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल है। तो 20 सेकंड में आप इसको जल्दी से हल करें और जल्दी से क्या कर दे, पोल सेक्शन के अंदर वोट कर दे। पूछा गया है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक त्रिविमीय यानी कि 3D शेप है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता, वो जल्दी से चैट सेक्शन में अपना आंसर भेजिए। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको कहा क्या गया है, पूछा गया है इनमें से बताइए, पूछा गया है आपसे कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी एक 3D शेप है। आपने कहा अगर सर पहली शेप को देखें तो इसके अंदर लंबाई है और इसके अंदर चौड़ाई है, यानी कि सर इसके अंदर तो लेंथ है और ब्रेथ है। इसके अंदर तो दो डायमेंशन है, ये 2D शेप है। इसी तरीके से ये भी एक 2D शेप है, क्योंकि इसके अंदर लेंथ और ब्रेथ है। और हम जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है ये तो 2D शेप का ही उदाहरण होता है हमारे पास में। ये चतुर्भुज भी 2D शेप के होते हैं। अब आपको अगर सर विकल्प डी को देखें तो इसके अंदर लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और कुछ ऊंचाई भी है, कुछ ऊंचाई भी है, यानी कि इसके अंदर तीन विमाएं हैं। तो हम कह देंगे सर ये 3D शेप है, यानी कि विकल्प डी क्या होगा, आपका सही आंसर होगा। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है, तो जल्दी से आप एक बार वाई टाइप कीजिए कि हाँ सर हमें पता लग गया है कि जो विकल्प डी होगा वो हम लोगों का सही आंसर है। ठीक है, चलिए, अब सभी बच्चे कॉपी के अंदर हेडिंग डालेंगे कि इतना सभी को समझ में आ गया है। तो जल्दी से कॉपी के अंदर हेडिंग डालिए कि आज हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, कि हमारा क्यूबॉइड क्या होता है, घनाभ। और घनाभ के अंदर कितने फलक यानी कि फेसेस होते हैं, कितने किनारे यानी कि एजिस होते हैं, और कितने शीर्ष यानी कि वर्टेक्स होते हैं। तो सभी बच्चे कॉपी के अंदर जल्दी से हेडिंग डालेंगे किसके बारे में, घनाभ के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे घनाभ के बारे में। देखिए, घनाभ क्या होता है, तो आप देखिए क्या लिखा है कि घनाभ एक ऐसी 3D आकृति होती है, बंद आकृति होती है, जिसके 6 आयतकार फलक होते हैं। यानी कि इतना तो यहां तक तो ठीक है कि घनाभ एक 3D आकृति होती है, लेकिन पर इसमें लिखा है 6 आयतकार फलक होते हैं। तो हो सकता है कुछ बच्चों को समझ में आया हो, कुछ बच्चों को नहीं आया हो। तो हम जल्दी से पहले तो आपको क्या करते हैं, एक घनाभ बनाना सिखा देते हैं कि घनाभ बनता कैसे है। देखिए, घनाभ बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक आयत बनाना होता है। कि सबसे पहले क्या किया आपने, एक आयत बनाया। जब आपने एक आयत बना लिया, तो फिर आपको एक दूसरा आयत बनाना होता है। वो कुछ इस तरीके से, देखिए कि आपने दूसरा आयत कुछ इस तरीके से बनाना होता है। कि आपने घनाभ को बनाते वक्त आपने कितने आयत बनाए, आपने 2 आयत बनाए कुछ इस तरीके से। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है आपको, उसके बाद आपको इसके कोनों को जोड़ देना है कुछ इस तरीके से। तो जब आपने इस तरीके से एक आकृति बनाई, तो आप कह दोगे कि ये क्या बन गया है, हमारे पास में घनाभ बन गया है। क्या बन गया है हमारे पास में, ये एक घनाभ बन गया है। कि घनाभ बनाते वक्त आपने आयत बनाया, फिर दूसरा आयत बनाया, और फिर आपने उसके कोनों को जोड़ दिया, तो आपके पास में घनाभ बनकर तैयार हो गया। फिर उसके अंदर लिखा था कि घनाभ के अंदर 6, देखो यहीं पे लिखा है कि 6 आयतकार फलक होते हैं। अब हम इनके बारे में सीखते हैं कि 6 आयतकार फलक हमें कहाँ दिखाई देते हैं। देखिए, एक आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि आप अभी लोग कहाँ बैठे हो, मान लेते हैं कि आप अपने कमरे में बैठे हो, और कमरे में आपके सामने एक दीवार है। इस दीवार के ऊपर कुछ पुताई हो रखी है। जस्ट आपकी पीठ के पीछे एक दीवार है,
इस दीवार पे कुछ पुताई हो रखी है, यानी कि दीवार आपका एक फलक है, यानी कि आपका फेस है पहला। और जो आपके पीछे फेस है, यानी कि दूसरा फलक है, ये दूसरा है। फिर आप कहोगे सर एक आपके उल्टे हाथ की तरफ, एक आपके उल्टे हाथ की तरफ दीवार है, तो यहां पर आपने कहा सर ये तीसरा फलक है, क्योंकि इस पर भी क्या हो रखी है, कुछ पुताई हो रखी है। और एक आपके सीधे हाथ की तरफ दीवार है, इस पर भी कुछ पुताई हो रखी है, यानी कि आपका चौथा फलक है। यानी कि आपको चार फेस तो अपनी पास पास में दिखाई दे रहे हैं, कि जिस कमरे में आप बैठे हो उसमें एक दीवार आपके सामने है, एक दीवार आपके पीछे है, एक दीवार आपके उल्टे हाथ की तरफ है, और एक दीवार आपके सीधे हाथ की तरफ है। ये दीवारें जो है, ये आपका फलक का काम कर रही है, फेसिस का काम कर रही है। ये तो हो गए चार, लेकिन पर छह होते हैं, हाँ। क्योंकि एक आपके पास में फर्श है, जिस फर्श पर आप बैठे हुए हो, और एक आपके कमरे की छत है। यानी कि अगर आप देखोगे तो आपको एक फर्श दिखाई दे रहा है, एक आपको छत दिखाई दे रही है, और आपको चार दीवारें। और ये सारा काम किसके कर रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं आपके फलक, यानी कि फेसिस का। ठीक है। तो आपको पता लग गया कि एक आयत के अंदर, सॉरी, एक घनाभ के अंदर छह फलक होते हैं, यानी कि छह फेस होते हैं। ठीक है। यानी कि अब आप समझ गए होंगे कि जो हमारे पास में एक घनाभ होता है, इस घनाभ के अंदर हमारे पास में कितने फलक होते हैं। आप कहोगे सर छह फलक होते हैं, यानी कि छह फेसेस होते हैं। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है, तो आप जल्दी से एक बार वाई टाइप कीजिए कि हाँ आप सभी को समझ में आ गया है। ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं आगे। अब देखो यहाँ कुछ और लिखा हुआ है। क्या चीज लिखी हुई है, इसको भी हम सीख लेते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला तो हमें समझ में आ गया फलक के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या है, इसमें लिखा है दो फलक आपस में एक रेखाखंड पर मिलते हैं, जिसे किनारा एज कहते हैं। अब फिर से देख लेते हैं कि किनारा क्या होता है। मान लेते हैं कि जिस कमरे में आप बैठे हो, सामने देखिए आप जल्दी से, कि जिस कमरे में आप बैठे हो, ये उस कमरे का फर्श है। और आप देख पा रहे होगे कि ये फर्श क्या है, कि ये आपके पास में एक यहाँ पर बनी हुई दीवार के साथ में जुड़ रहा है। मान लेते हैं यहाँ पर एक दीवार बनी हुई है, तो जहां पर एक फर्श और एक दीवार आपस में जुड़ रही है, ये आपका एक किनारा बना लेती है। क्या बना लेती है, आपका एक किनारा। कि जहां पर भी आपका फर्श और जहां पर आपकी एक दीवार जुड़ रही है, आपस में मिल रही है, यानी कि जो आपको एक कोना सा दिखाई देता है, वो आपका क्या कहलाता है काम, वो कहलाता है आपका किनारा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि एक घनाभ के अंदर कितने किनारे होते हैं। यानी कि जिस कमरे के अंदर आप बैठे हो, अगर उस कमरे को देखो, तो आपने कहा सर आयत बनाते वक्त हमने चार दीवारें बनाई, चार किनारे तो हमारे पास में लाल रंग के हो गए। हमने लिख दिया कि चार किनारे तो हमारे पास में लाल रंग के हो गए, चार किनारे हमारे पास में नीले रंग के हो गए, क्योंकि जब हमने दूसरा आयत बनाया, तो ये भी हमारे पास में किनारों का काम कर जाएगी, दीवारों का काम। यानी कि चार किनारे हमारे पास में नीले रंग के हो गए हैं, और चार किनारे हमारे पास में सर इसके हो गए काले रंग के। यानी कि जितने भी आपने इस घनाभ को बनाते वक्त लाइनें ड्रॉ की है, इस घनाभ को बनाते वक्त आपने जितनी भी लाइनें बनाई हैं, वो सभी क्या कहलाएंगे, आपके सभी को जोड़ दो तो ये आपके किनारे कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, किनारे, यानी कि एजिस। यानी कि एक घनाभ के अंदर आप कहोगे छह फलक होते हैं, जो हमने पहला पढ़ा था, जो दीवार फर्श और छत होती है। आपने कहा सर 12 किनारे होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, एजिस बोलते हैं। और एक घनाभ के अंदर, अब आप देखिए, एक कोना तो छत पे यहां होता है, यानी कि चार तो हमारे कोने होते हैं छत पर, चार कोने तो हमारे होते हैं छत पर, और चार कोने होते हैं हमारे फर्श पर, चार कोने होते हैं हमारे फर्श पर। तो आप कहोगे कि एक घनाभ के अंदर होते हैं आठ शीर्ष, जिनको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं, या फिर कोने बोलते हैं। अब आप कंफ्यूज मत हो जाना, किनारे एक अलग चीज है। किनारों का मतलब है कि आपने घनाभ को बनाते वक्त कितनी भुजाएं बनाई हैं, और शीर्ष का मतलब है कि आपके घनाभ के अंदर कितने कोने हैं। ठीक है। अब जहां कोने बनते हैं, वहां पर आप याद रखो कि तीन फलक आपस में मिलते हैं, तीन फलक आपस में मिलते हैं। जैसे कि आप कमरे के अंदर देखो, जो कमरे के ऊपर छत है वहां पर एक कोना है, आप देखोगे वहां तीन चीजें आपस में मिल रही होंगी। यानी कि आपकी ये वाली दीवार, आपकी ये वाली दीवार, और आपकी छत की एक दीवार, तो वहां तीन चीजें आपस में मिल रही होंगी, तो वहां पर एक कोना बना होगा। यानी कि जहां पर भी एक हमारा शीर्ष बनता है, वहां पे तीन फलक आपस में मिलते हैं, और जहां पर किनारा बनता है, वहां पर दो फलक आपस में जुड़ते हैं। ठीक है। आगे है, तो एक बार जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर, हमारे एक घनाभ
हेलो। 1 मिनट रुकना, शायद नेटवर्क चला गया है। अभी 1 मिनट रुकिए सिर्फ। हाँ, अभी आवाज आ रही है ना? हाँ, 1 मिनट रुको, शायद नेटवर्क चला गया है। 1 मिनट रुकिए। आप इतना रिवाइज कीजिए सभी बच्चे कि हमारे पास में जो एक घनाभ होता है, घनाभ के अंदर 12 किनारे होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 6 फलक होते हैं। बस 1 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट की जाएगी। बस 1 मिनट और रुकिए, अब आपकी क्लास स्टार्ट की जा रही है। सिर्फ शायद नेटवर्क इशू हो गया है। इतने आप सभी लोग एक बार टाइप कर दीजिए कि आप सभी लोगों को अभी स्क्रीन दिखाई दिए कि बच्चे नहीं दिखाई दिए? देव यादव के नाम से जो बच्चे बार बार हैंड राइज कर रहे हैं, प्लीज ऐसा तो मत क्या करो। मतलब इतने छोटे बच्चे भी नहीं हो कि तुम्हें बार बार सारी चीजें समझाई जाए। दिक्कत किसके यहाँ प्रॉब्लम नहीं होती नेटवर्क में, बताइए? आप हमें बताइए कि शायद अब स्क्रीन प्रेजेंट हो गई है ना आप लोगों के सामने? ठीक है, चलिए। तो आप लोगों ने अभी याद कर लिया था। हम ये कहते हैं कि अभी इतनी सारी चीजें याद हो गई है कि किसी भी घनाभ के अंदर क्या होता है। आप कहोगे सर 6 तो इसके अंदर हमारे पास में फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं, जिन्हें हम कोने बोलते हैं। चलिए, अगर इतना आप लोगों को समझ में आ गया है तो आप लोगों के सामने एक प्रश्न आ गया, प्रश्न नंबर 31। हमने आप लोगों का चैट सेक्शन कर दिया है बंद। हमने आप लोगों का कर दिया चैट सेक्शन बंद। और आप जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर। आप जल्दी से जाइए पोल सेक्शन के अंदर और वहां पर आप प्रश्न नंबर 31 को वोट कीजिए, जिसके अंदर आपसे पूछा गया है एक घनाभ के अंदर कितने शीर्ष होते हैं। आपसे पूछा गया है कि बताइए एक घनाभ के अंदर कितने शीर्ष होते हैं। आपके पास में सिर्फ और सिर्फ 20 ही सेकंड है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन है। अभी आपको बताया भी था। शीर्ष का मतलब क्या होता है? शीर्ष का मतलब होता है कोने। 4 कोने तो आपकी छत के ऊपर होते हैं शायद। अभी आपको बताया भी था, जहाँ मकड़ी जाले लगा देती है। और शायद 4 कोने आपके फर्श पर होते हैं, जहां पर आप बैट बॉल खेल कर आते हो और खड़ा कर देते हो कोने में। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। और अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन किया जाता है एंड, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन किया जाता है ऑन। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, ये तो लगभग लगभग सभी बच्चों का सही है। कि इसमें सिर्फ आपसे क्या पूछा गया था? इसमें आपसे पूछा गया, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, प्रश्न नंबर 31 में आपसे पूछा गया था, बताइए एक घनाभ के अंदर कितने शीर्ष यानी कि कितने वर्टेक्स होते हैं। और आप जानते हो कि एक घनाभ के अंदर 4 शीर्ष यानी कि 4 कोने तो सर हमारी छत पर होते हैं, जहां पर मकड़ियां जाले लगा देती है। और सर 4 कोने हमारी कहाँ पर होते हैं? फर्श पर होते हैं, जहां पर हम बैट बॉल खेल कर आते हैं और अपने बैट बॉल को खड़ा कर देते हैं। यानी कि 4 और 4 कितने हो गए? आपने कहा सर 4 होते हैं हमारे शीर्ष ऊपर छत पर, 4 होते हैं फर्श पर, और ये हो गया हमारे पास में 8 शीर्ष, यानी कि सर 8 कोने होते हैं। यानी कि विकल्प बी क्या है इसका सही आंसर है। चलिए, और अब आप लोगों के सामने प्रश्न नंबर 32 है। तो हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है और पोल सेक्शन के अंदर प्रश्न नंबर 32 हमने जल्दी से रख दिया है। तो आप एक काम कीजिए, जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर जाइए और प्रश्न नंबर 32 का
सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में जाएंगे और जल्दी से बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास में 20 ही सेकंड है। पूछा गया है कि दिखाए गए घनाभ में, जो स्क्रीन पर घनाभ आपको दिखाया गया है, आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए इस घनाभ के अंदर जो हरे रंग से दर्शाया गया है वो चीज क्या है, कि वो इसका फलक है, या वो इसके किनारे हैं, या फिर वो इसके शीर्ष है। तो आप हरा रंग अगर देख पा रहे हो, तो जब आप उसके ऊपर पेंसिल चलाओगे तो आपको पता लगेगा कि वो क्या चीजें हैं। ठीक है, तो आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है कि सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करें और पूल सेक्शन के अंदर जल्दी से वोट करें। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, इसमें कुछ बच्चों के साथ में गड़बड़ी हो गई है, क्योंकि शायद कुछ बच्चे इसका ए ऑप्शन भी दे दे रहे हैं। चलिए, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, अब सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया कि दिखाए गए घनाभ में हरे रंग से क्या दर्शाया गया है। भाई, जो हरे रंग से दर्शाया गया है, एक काम करते हैं, उसको लाल रंग से फेर कर देखते हैं। आपने कहा सर एक तो यहां पर जाएगा, ठीक है सर, एक फिर नीचे आएगा हरा रंग, ये रहा, फिर ये नीचे आएगा और फिर ये यहाँ पर आएगा। यानी कि ये तो क्या कर रहे हो आप, ये तो आपने आयत बनाया। फिर ठीक इसी तरीके से आपने एक और आयत बनाया। आप जानते हो ये जो आयत की भुजाएं होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? ये जो आयत की भुजाएं होती हैं ये तो किनारे यानी कि एजिस कहलाती हैं। तो जो हरे रंग से हमें घनाभ के अंदर दिखाया गया है वो क्या है? वो तो इस घनाभ के किनारे यानी कि एजिस है। तो आप कह दोगे सर इसका विकल्प कौन सा सही है? इसका विकल्प बी सही है, कि जो हमें दिखाया गया है वो किनारे, वो एजिस है। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार वाई टाइप करो, क्योंकि कुछ बच्चों का इसके अंदर डाउट था। जैसे कि आरजू ने तो अपना आंसर सही भेज दिया है कि हाँ उनको समझ में आ गया है। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आ गया है, वेरी गुड। एक बच्चा है जो बार बार हैंड राइज कर रहा है, सोनी यादव के नाम से। देखो, अगर आपका कुछ डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ही टाइप करके भेजिए, सोनी यादव के नाम से। अगर आपने एक बार और अपने स्क्रीन पे बने हुए हाथ को दबाया तो हम आपको क्लास से बाहर निकाल देंगे और एंट्री नहीं देंगे पूरी क्लास में फिर कभी। चलिए, कोई बात नहीं, शायद इनका पढ़ने का मन नहीं है, हम इनको क्लास से पहले बाहर ही निकाल देते हैं। सोनी यादव के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, हमने उनको क्लास से बाहर ही निकाल दिया है। चलिए, अब आगे देखते हैं थोड़ा सा। लोकेश, आप कुछ टाइप कर रहे थे, बच्चे भेजिए क्या टाइप कर रहे थे आप। देखिए, अब हम पढ़ेंगे क्यूब यानी कि घन के बारे में। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्यूब यानी कि घन के बारे में, और घन के बारे में भी पढ़ेंगे और देखेंगे उसके फलक, किनारे और शीर्ष के बारे में। तो आपने अभी किसके बारे में पढ़ा? आपने अभी घनाभ के बारे में पढ़ा, घनाभ के बारे में। और अब आप किसके बारे में पढ़ोगे? घन के बारे में। देखो, घनाभ और घन एक ही चीज होती है। घनाभ के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, यानी कि जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे की कुछ लंबाई है, कुछ चौड़ाई है और कुछ ऊंचाई है। अगर यही लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए कमरे की, तो वो कमरा कैसा बन जाएगा? वो कमरा घन की आकार का बन जाएगा। यानी कि अगर कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी चीजें बराबर हो जाएं तो वो घनाभ से हटकर क्या बन जाएगा? घन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि घन एक ऐसी 3D बंद आकृति होती है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होती है? सभी चीजें बराबर होती है। जैसा आप यहाँ देख भी पा रहे हो, इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई और जो इसकी ऊंचाई है, वो तीनों चीजें क्या है? वो तीनों चीजें इसकी बराबर है। यानी कि अगर आपसे कोई कहे कि एक ऐसा घनाभ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, तो आप कह दोगे सर वो क्या है? वो घन है। वो क्या है हमारे पास में? घन है। कि हाँ, हम एक घनाभ को घन कह सकते हैं अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाती है। ठीक है, अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो एक बार आप जल्दी से वाई टाइप करो कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है कि जो हमारे पास में घनाभ होता है, अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो जाए तो वो हमारे पास में क्या बन जाता है? ठीक है, वो हमारे पास में घन बन जाता है। चलिए,
अब सभी बच्चे सामने देखेंगे, आप ही हमें बता दो कि इसके अंदर आपको क्या लगता है कि इसके अंदर कितने किनारे होंगे, बताइए, आप ही बताइए कि इसके अंदर कितने किनारे होंगे। चलिए, हमने किनारे पूछा है, किनारे, कि बताइए इसके अंदर कितने किनारे होंगे, बताइए इसके अंदर कितने किनारे यानी कि एजिस होंगी। ठीक है, आपने कहा सर घनाभ के अंदर 12 किनारे यानी कि 12 एजिस होते तो शायद इसके अंदर भी 12 ही होंगी, क्योंकि घनाभ ही तो है, बस उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो गई है। चलिए बताइए इसके अंदर कितने शीर्ष होंगे, से बच्चे बताएंगे इसके अंदर कितने शीर्ष यानी कि कितने वर्टेक्स होंगे। आप जानते हो शीर्ष वर्टेक्स को क्या बोलते हैं, कोने। ठीक है, 8 होंगे, वेरी गुड। चलिए बताइए इसके अंदर कितने फलक होंगे, यानी कि बताइए इसके अंदर कितने फेसेस होंगे, फेस कितने होंगे इसके अंदर। ठीक है, ललित का आंसर आ गया है। ठीक है, काफी सारे बच्चों का आंसर आ गया कि सर इसके अंदर 6 फलक होंगे, यानी कि इसकी 6 फेसेस होंगे। देखिए बिल्कुल सेम है कि ये इसके अंदर फेस कितने होते हैं, 6, इसके अंदर एजेस कितनी होती है, 12, और इसके अंदर सीट्स कितने होते हैं, 8। क्योंकि सारी चीज आप जानते हो, इसमें कुछ भी चीज नई नहीं है, सारी चीजें वही है जो आपने जस्ट अभी तक पढ़ी है। तो पर्सन नंबर 33 आपके सामने है, हमने आपका कर दिया है चैट सेक्शन बंद, और हमने पोल सेक्शन रख दिया है आप लोगों के सामने कि सभी बच्चे इसको हल करें, और जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। आप लोगों के पास में आखिरी 20 सेकंड ही है, कि 20 सेकंड में आपको ये सोल्व कर देना है। चलिए, आपसे पूछा गया कि एक घन के अंदर कितने किनारे होते हैं, हाउ मेनी एजेस डस अ क्यूब हैव, कि एक क्यूब क्यूब के अंदर कितने एजेस होंगे। सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें, आप लोगों के पास में आखिरी 10 सेकंड है। बाकी बच्चे भी जल्दी से पोल सेक्शन, देखो पोल सेक्शन में वोट कराने का सिर्फ एक ही मतलब होता है कि इससे आपकी अटेंडेंस भी लगती है। जिन बच्चों के पोल सेक्शन नहीं आते हैं उनकी तो कोई बात नहीं, पर जिनके पास में आता है उनका रिकॉर्ड बना होता है पहले से ही। तो आपको इसीलिए 20 सेकंड दी जाती है, वरना चाहे तो हम साथ के साथ ही चैट सेक्शन में भी टाइप करा सकते हैं, पर इससे आपकी अटेंडेंस भी लगती है। तो आप सभी बच्चे क्या करा करें, पोल सेक्शन में आंसर दिया करो जिनके पास में पोल सेक्शन आता है। अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है, 5, 4, 3, 2। यस यादव, आपको भी क्लास से बाहर निकाल रहे हैं, शायद बच्चों का पढ़ने का मन नहीं है। चलिए, आप लोगों का पोल सेक्शन एंड किया जाता है, और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर, वो जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए ठीक है, अब से बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपसे पूछा गया था हाउ मेनी एजेस डस अ क्यूब हैव, कि एक क्यूब के पास में कितनी एजेस होती है। तो आपको पता है कि क्यूब हो यानी कि हमारे पास में घन हो, चाहे हमारे पास में घनाभ हो, घन हो चाहे हमारे पास में घनाभ हो, हमारे पास में कितने किनारे होते हैं, आप कहोगे सर 12 किनारे होते हैं। हमारे पास में घन हो चाहे हमारे पास में घनाभ हो, हमारे पास में कितने शीर्ष होते हैं, आप कहोगे सर 8 शीर्ष होते हैं। हमारे पास में घन हो चाहे घनाभ हो, अगर फलक पूछे जाए तो कितने फलक होते हैं, आप कहोगे 6 फलक होते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद कर लेना कि 12 किनारे होते हैं, 8 हमारे पास में शीर्ष होते हैं, और 6 हमारे पास में फलक होते हैं। तो पूछा गया किनारे कितने हैं, आप कहोगे सर ऑप्शन सी इसका सही आंसर है कि इसके अंदर 12 किनारे होते हैं। ठीक है, चलिए, अब आप लोगों के सामने एक और प्रश्न है, आप इसको जल्दी से हल करें, और हल करने के बाद में आप इसको जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें।
चलिए सभी बच्चे इसको जल्दी से हल करेंगे प्रश्न नंबर 34 को, और करने के बाद में जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। और अगर किसी बच्चे के पास में यश यादव के नाम के बच्चे का एसआरए नंबर है, और ये जो कृष्ण लीडर के नाम से आता है बच्चा, इसका एसआरए नंबर है, तो प्लीज वो चैट सेक्शन में लिख कर दे देना। ठीक है, चलिए अब आप लोगों के पास में आखिरी 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अब आपका पोल सेक्शन एंड किया जाता है और अब आप लोगों का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल ऑप्शन नहीं आता है वो जल्दी से जाएंगे चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजेंगे कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, काफी सारे बच्चों को सही है, सभी बच्चों को ठीक है। देखिए अब से बच्चे सामने देखेंगे, आपको अभी बताया गया था जस्ट, यदि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है तो वो घनाभ क्या कहलाता है? वो घनाभ कहलाता है आपका घन। क्या कहलाता है? वो आपका घन यानी कि क्यूब कहलाता है। अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है? हाँ लोकेश, आप इनका सारा नंबर लिखकर भेज दो बच्चे। तो वो घन कहलाता है यानी कि क्यूब कहलाता है। अगर इतने सभी बच्चों को समझ में आ गया तो जल्दी से वाई टाइप करना। अगर किसी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है तो वो एन टाइप करना। ठीक है, इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया है? ठीक है, अब सभी बच्चे सामने कॉपी के अंदर हेडिंग लिखेंगे कि अब हम पढ़ेंगे सिलेंडर बेलन के बारे में। तो सभी बच्चे अपनी कॉपी के अंदर, हमें सिर्फ दो बच्चों के एसआरएन नंबर चाहिए। एक तो यश यादव के नाम से, यश यादव के नाम से जो बच्चा हमारी फोटो लगा कर आता है, यश यादव ही है ना वो। और उन्होंने फोटो अभी बदली भी थी, हमने कहा भी था, पर उन्होंने फिर से हमारी फोटो लगाई थी दूसरी। और एक कृष्ण के नाम से, एक कृष्ण लीडर के नाम से जो बच्चा आता है, एक इनका एसआरएन नंबर हमें चाहिए। क्योंकि जो बच्चे ज्यादा बदतमीजी करते हैं क्लास में उनका अकाउंट पीछे से बंद करा दिया जाएगा अवंती की तरफ से। वो कभी क्लास में नहीं आ पाएंगे, उनका अकाउंट टर्मिनेट कर दिया जाएगा। चलिए अब हम कॉपी के अंदर हेडिंग लिखेंगे। सभी बच्चे जल्दी से क्या लिखेंगे? सिलेंडर के बारे में हेडिंग लगाइए कि अब हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए हम आपको ये चीज पहले ही बता देते हैं कि ये वो वाले बेलन नहीं है जो रसोई के अंदर रोटियां बेलने के काम में आता है, और ये वो वाला सिलेंडर नहीं है जो किचन के अंदर रसोई में रखा रहता है, गैस सिलेंडर। ठीक है, यानी कि इन दोनों चीजों को हटाना, कि ये वो वाला बेलन नहीं है जिससे रोटियां बेली जाती है, और ये वो वाला सिलेंडर नहीं है जो किचन के अंदर रखा जाता है, गैस सिलेंडर। तो फिर ये क्या चीज है? यानी कि अभी आपको बताया गया था जो बेलन होता है वो कैसा होता है? जो आपकी रसोई के अंदर अगर आपको कोई ऐसा कप दिखाई दे या फिर ऐसा आपको गिलास दिखाई दे कि जिसके ऊपर देखो पूरा गोल बना होता है, जैसा कि हमारा कप होता है और गिलास होता है, वो ऊपर से पूरा का पूरा व्रत बना होता है। क्या बना होता है? ऊपर से पूरा का पूरा व्रत। और वैसा ही व्रत उतने ही साइज का, उतना ही बड़ा व्रत अगर उसके नीचे बना हो, ऊपर वाला व्रत और नीचे वाला व्रत अगर एक ही आकार का हो, तो वो आकृति हमारी कहलाती है बेलन की आकृति। ठीक है, वो क्या कहलाती है? बेलन की आकृति। और ये याद रखना, ऊपर वाला व्रत और नीचे वाला व्रत सेम आकार का होना चाहिए। जनरली होता क्या है कि जो किचन में ग्लास होते हैं उनका ये वाला व्रत थोड़ा बड़ा होता है और ये वाला व्रत थोड़ा छोटा होता है, और वो कुछ इस तरीके के होते हैं। तो ये वाले जो ग्लास होते हैं, ये वाले ग्लास हमारे बेलन वाले ग्लास नहीं होते, जिनमें ऊपर का व्रत और नीचे का व्रत दोनों सेम आकार के होते हैं। वही वाले ग्लास हमारे बेलन के आकार के होते हैं। अब जैसे कि जो हमारे घर के अंदर पाइप होता है जिसके अंदर पानी बहता है, ये आपका बेलनाकार होता है, क्योंकि इसके अंदर जो पानी जाता है, आप देखते हो ये ऊपर और नीचे क्या होते हैं, दोनों ही व्रत सेम आकार के होते हैं। ठीक है लोकेश, हमने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया है। ठीक है, तो ये हमारे पास में बेलन होता है। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है बेलन और सिलेंडर के बारे में, तो आप इतना ही वाई टाइप करो कि हाँ सर समझ में आ गया है कि जो पाइप होता है जिसमें पानी बहता है वो हमारे बेलन के आकार का होता है। बाकी जो हमारे ग्लास और कप होते हैं जिनमें ऊपर एक व्रत होता है नीचे एक व्रत होता है, वो हमारे बेलन के आकार के होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेलन की परिभाषा क्या होती है। देखो, बेलन एक ऐसी ठोस आकृति होती है जो कि दो व्रत, जो कि दो व्रत और एक हमारे पास में लिखा है वृत्त आयत से मिलकर बनी होती है। अब इतना तो समझ में आ गया सर, दो व्रत तो समझ में आ गए,
लेकिन पर ये वृत्त आयत का क्या मतलब है, अब ये भी समझ लेते हैं। अब आप मार्केट में जाते हो, यानी कि दुकान पर जाते हो आप चार्ट पेपर लेने के लिए। जब आप चार्ट पेपर लेने के लिए जाते हो तो आपको चार्ट पेपर कुछ इस तरीके से मोड़ कर दिया जाता है कि वो होता तो चार्ट पेपर कुछ ऐसा है, लेकिन पर वो आपको एक सिलेंडर की फॉर्म में बनाकर दिया जाता है। उसको मोड़ कर रोल बनाकर आपको दे देते हैं। तो उसी के अंदर, यानी कि ये एक आयत की ही शेप का था। वो जो आपका चार्ट पेपर था वो एक आयत की ही शेप का था। उसको मोड़ करके एक सिलेंडर बना दिया, जिसमें ऊपर एक वृत्त अपने आप बन जाता है खाली, और एक वृत्त बन जाता है नीचे, जिसमें आप फूंक मारते रहते हो, हवा एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है। या फिर आप इसमें से आंखें निकाल कर देखते हो और आपको आर पार दिखाई देता है। तो इस तरीके का जो सिलेंडर आपके पास में होता है वो आपका बेलन कहलाता है। यानी कि इस तरीके की आकृति आपकी बेलन कहलाती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा कि व्रत क्यों लिखा हुआ है। यानी कि ये व्रत से ही, सॉरी, ये आयत क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि ये आयत से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, चलिए। अगर किसी बच्चे को आवाज नहीं अच्छा सभी बताइए बताइए एक बार, आवाज आ रही है ना सभी को। लोकेश, अगर आवाज नहीं आ रही बच्चे, आप एक बार क्लास को रिज्वाइन कीजिए जल्दी से। हाँ, आवाज आ रही है लोकेश, एक बार क्लास को रिज्वाइन कीजिए आप। ठीक है, तो इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया ना कि जो हमारे पास में चार्ट पेपर होता है वो आयत के ही आकार का होता है, और हम उसको फोल्ड करके रोल करके एक सिलेंडर बना लेते हैं, यानी कि बेलन बना लेते हैं। ठीक है, हमें देखो बेलन के कुछ गुण पता होते हैं। जैसे कि बेलन, वृत्त इस बेलन का आधार कहलाता है। अब वो चाहे ऊपर वाला वृत्त हो और वो चाहे नीचे वाला वृत्त हो, ये जो व्रत होता है ये बेलन का आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, ये बेलन का आधार कहलाता है। क्या कहलाता है, बेलन का आधार कहलाता है। अब ऊपर वाला व्रत और नीचे वाला व्रत, दोनों ही व्रत बेलन के आधार कहलाते हैं। ठीक है, अब एक चीज और देखो, यहाँ तीसरे बिंदु पे लिखा हुआ है कि इन दोनों आधारों के बीच की लंबवत दूरी बेलन की ऊंचाई h होती है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास में यहाँ पर जो बेलन का आधार है, ऊपर वाला व्रत और नीचे वाला व्रत, इन दोनों के जो बीच की लंबवत दूरी होती है, दूरी क्योंकि आपको पता है जो ऊंचाई बताई जाती है वो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बताई जाती है। तो जो लंबवत ऊंचाई होती है, जो लंबवत दूरी होती है, वो बेलन की ऊंचाई होती है। और दोनों वृत्त की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या आर होती है। अब यानी कि ये जो इस वृत्त की त्रिज्या है, ये जो इस वृत्त की त्रिज्या है, उसको कहा जाता है बेलन की त्रिज्या। क्या कहा जाता है, बेलन की त्रिज्या। अब अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसको बेलन की त्रिज्या कहा जाता है, और जो दोनों आधार के बीच की लंबवत दूरी होती है, जो दोनों आधार के बीच की लंबवत दूरी होती है, वो क्या कहलाती है, वो बेलन की ऊंचाई कहलाती है। तो आप हमें इतने जल्दी से वाइट टाइप करके बताओ कि हाँ सर, हमें समझ में आ गया है कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है उसे बेलन की त्रिज्या कहा जाता है। जो व्रत होते हैं वो बेलन के आधार होते हैं, और दोनों ही आधार के बीच की जो लंबवत दूरी होती है वो बेलन की ऊंचाई होती है। इतना अगर आप सभी को समझ में आ गया है तो आप इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले लो कि आपकी नेक्स्ट क्लास यहीं से स्टार्ट की जाएगी। और अब आपका होमवर्क आपके सामने ये रहा कि आपको प्रश्नावली 9.1, जो कि पेज नंबर 124 पर है, उसमें 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न करने हैं। ठीक है, चलिए। और अब जिन बच्चों के पास में बुक नहीं है उन बच्चों को हम क्या कर देते हैं, उन बच्चों को पास में हम स्क्रीन के ऊपर जल्दी से इसके